नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी का खास कार्यक्रम हिमाचल की बात मेरे साथ देख रहे हैं और इस कार्यक्रम में दिन भर की आज की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे और जो बड़ी घटनाएं चल रही हैं उनका विश्लेषण करेंगे। हिमाचल में अभी जो सबसे बड़ी कल की घटना आने वाली है उसमें है प्रधानमंत्री का हिमाचल का दौरा। मंडी के पड्डल मैदान में एक बड़ी रैली होने वाली है और इस रैली को लेकर जो तैयारियां अभी चल रही हैं और कल 11 बजे से लेकर 2.5 घंटे का जो स्टे है पीएम का वो मंडी में है। और इस रैली के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क अभी है वो है मौसम का पूर्वानुमान, क्योंकि अगले 2 दिन के लिए जो येलो अलर्ट है वो कल मंडी की रैली को कितना डिस्टर्ब करता है वो एक सबसे बड़ी जो जिस पे नज़र है वो रहेगी, क्योंकि ओपन पंडाल में ये रैली हो रही है, क्योंकि संख्या ज़्यादा थी, जो टारगेट रखा है वो भी ज़्यादा था और इसीलिए अगर बारिश हुई तो फिर इस पे बहुत असर इस पे आने वाला है। लेकिन इसके साथ दूसरी तरफ कांग्रेस में जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में थी उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नेता प्रतिपक्ष वापस आ गए हैं। आज रेणुका में उनकी एक रैली थी, काफ़ी अच्छी संख्या में रैली थी और उन्होंने काउंटर किया। दिल्ली में राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सवाल पूछे। तो ये पॉलिटिकल घटनाएं हैं। लेकिन इसके साथ जो तीसरी बड़ी घटना आज की शिमला की है वो है जो निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, उनका हिमाचल का दौरा। आज पीटर हॉफ में जो आज की बैठक थी इनकी वो भी हो गई और इसमें जो डीसीएसपी के साथ जो डिस्कशन थी वो भी कंप्लीट हो गई। पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी बात हो गई। आज हम आपको बताएंगे कांग्रेस बीजेपी ने क्या क्या बात उनके साथ की है, कांग्रेस ने किस डीसी की शिकायत चुनाव आयोग से की है और साथ में जो डिमांड रखी गई हैं चुनाव के खर्च को लेकर, जो हेट स्पीच है उसको लेकर, और साथ में एक मामला जो एक नया उठाया गया है वो भी सरकार के द्वारा या बीजेपी के द्वारा कि जो होर्डिंग सरकारी स्कीमों के लगे हुए हैं उनको ना उतारा जाए, खासकर जिनमें फोटो नहीं है। इन सारी वक्त की बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि आज आउटसोर्स और जो 4 लेन को लेकर एक बैठक थी, हालांकि एक लाइव के जरिए दिन को इसकी सूचना हमने आपको दी थी। लेकिन अब बात करेंगे जो एनटीटी को लेकर डिसीजन कैबिनेट ने लिया है जिसकी अभी फाइल वापस नहीं आई है। लेकिन इस डिसीजन में जो ट्विस्ट है अब, क्योंकि सबसे पहले ये जानकारी आपको देना जरूरी है कि ये जो भर्तियां हैं प्री नर्सरी टीचर कैटेगरी में, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर ट्यूटर के नाम के जो क्या एक नई स्कीम बना के भर्तियां की जा रही हैं, इन भर्तियों में ये किस तरह से आगे होंगी, क्या चुनाव से पहले हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि आज हमने उस एजेंसी से भी बात की जिस एजेंसी ने ये भर्तियां करनी है और साथ में भर्ती में ट्विस्ट क्या है, खासकर आंगनबाड़ी के कोटा को लेकर, 1 साल की एनटीटी के डिप्लोमा को लेकर। तो ये भी आज आपके साथ बात करेंगे। लेकिन इस सब के साथ जिनके मामले जो इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी अपने मामले हल होने के, खासकर जो चुनाव आचार संहिता के रिस्क में फंसे हुए हैं, जिनको लगता है कि कोड ऑफ कंडक्ट जल्दी लग सकता है और फिर उनके मामले रह जाएंगे, वो है पे रिवीजन रिव्यू। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जितने मामले लिए थे अपने पास, उन मामलों के बाद अब आगे फाइल कहां गई है ये आपको बताना है। एरियर को लेकर जो फॉर्मूला है जिसको लेकर अब एनआईसी ने एक हेल्प की है राज्य सरकार की कि एरियर का फॉर्मूला जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से किया जाए और उसमें नई चीज क्या लगाई गई है वो भी आपको बताएंगे। और साथ में जो ओल्ड पेंशन को लेकर आज कोर्ट से ऑर्डर आया है, बेसिकली ये रेगुलराइजेशन और ओल्ड पेंशन दोनों को लेकर है और किन विभागों का है, सरकार इसको कैसे कंटेस्ट कर रही है ये बताएंगे आपको। आउटसोर्स और 4 लेन की मैंने बात कर ही ली। 3 कैटेगरी के वेतन आयोग के मसले हैं जिसमें कोर्ट कर्मचारी हैं, जिला न्यायालय वाले, एक हैं कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी और एक हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का स्टाफ है। इसकी भी बात करेंगे कि इनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है। चुनाव आयोग में शिकायत जो हुई है वो बात करेंगे। कांग्रेस अचानक हमलावर कैसे हुई है ये आपको जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जो मौसम की मार है वो है। मोबाइल वैन से डॉक्टर क्यों भड़के हैं वो आपको बात बताएंगे। और हॉर्टिकल्चर नीति जो बागवानी नीति है हिमाचल की पहली बार बन रही है। देखिए जो भी आज़ादी का अमृतकाल है, इनके 75 साल का जो अरसा है वो बीतने के बाद हिमाचल ने अब बागवानी नीति बनाई है, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर पॉलिसी 2022। और इसका सबसे बड़ा प्रावधान है जिसकी जानकारी हम आज आपको देंगे। नगर निगम चुनाव पर हाईकोर्ट ने आज क्या कहा है, 500 दिन के भीतर
हिमाचल में 800 मोबाइल टावर लगाने का टारगेट तय हुआ है, 4G नेटवर्क हर गांव तक और बॉर्डर एरिया तक पहुंचाने के लिए ये प्रोजेक्ट है। आज इसकी जानकारी भी आपको देंगे। और ईडी की रेड में जो कैश मिला है या जो आज की इंसिडेंट है उसकी बात भी करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक जो कोविड की अपडेट है वो लास्ट में ऐड करेंगे। और फिर जो एक हम आपके साथ रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब तक जुड़ गए हैं, इसलिए सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि जो आप लोग जितना जुड़ चुके हैं वो एक बार इस लाइव को अपने पेज पर या किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर लें, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी सूचना एक तरह से मिल जाए। अब सबसे पहले कोविड की बात करें, 2063 सैंपल आज टोटल टेस्ट हुए। इसमें से 35 नए केस मिले हैं, 35 ही रिकवर हुए हैं। टोटल एक्टिव केसेस के मामले में 168 के फिगर में कोई चेंज आज नहीं आया है। 2 नए पेशेंट एडमिट हुए, 4 लोगों की छुट्टी हुई, तो 10 जो पेशेंट हैं कोविड के वो प्रेजेंटली हॉस्पिटलों में हैं। तो सिचुएशन कंट्रोल में है। इसीलिए इस बार प्रधानमंत्री के मंडी रैली को से पहले भी वो कोविड की टेस्टिंग और ये वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऊना में खनन माफिया का एक नेटवर्क का इशू आया था, उसमें ईडी की छापेमारी चल रही थी। आज उसका एक फिगर आया है। इस छापेमारी के दौरान 15,37,000 कैश मिला है, कई दस्तावेज मिले हैं, 35 करोड़ के अवैध खनन का इसमें फिगर अभी तक जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे क्लियर हुआ है। और ये जो छापेमारी है इसके बाद इसकी चेन और किस तरह से बनती है, क्या चीज़ें आगे होती हैं, वो भी आने वाले टाइम में देखना होगा। चुनाव के सीजन में ईडी की छापों का मतलब कई बार पॉलिटिकल भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में इस तरह के आरोप लगते हैं। हालांकि यहाँ वाला मामला ये थोड़ा कुछ और लग रहा है, लेकिन क्योंकि इंसिडेंट था तो इसलिए हमने इंसिडेंट की तरह इसकी जानकारी आपको दी। अगली बात है वो 500 दिन के अंदर 800 मोबाइल टावर लगाने की। ये जो मामला है ये है दरअसल भारत सरकार से रिलेटेड, और भारत सरकार से रिलेटेड इसलिए है कि हिमाचल के जितने भी गांव हैं, बॉर्डर एरिया हैं, वहां तक 4G इंटरनेट नेटवर्क पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ये पहल की है। और इस पहल के तहत जो आप देखिए जो स्कीम है, ये जिसके तहत ये हो रहा है, वैसे काम दिया है बीएसएनएल को, और 500 दिनों के भीतर 800 मोबाइल टावर लगने हैं। 1630 जो विलेजेस हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है हिमाचल में, और उसको सुधार के लिए ये किया जा रहा है। हर आम आदमी के लिए एक खबर है, क्योंकि जहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचती है वो उस एरिया में उसका फ़ायदा भी होता है। और साथ में इसमें जो 86 करोड़ है वो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत 86 करोड़ मिले हैं। हालांकि ये लाहौल स्पीति के लिए है, और लाहौल स्पीति में 46 टावर लग रहे हैं इसके तहत। और इन 46 टावर्स में जो 28 टावर लाहौल में हैं, 18 टावर जो हैं वो स्पीति में हैं। और इसकी वजह यह है कि चाइना के नज़दीक बॉर्डर तक 4G नेटवर्क पहुंचाया जाए, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। जो आईटी मिनिस्टर हैं डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, उन्होंने बताया कि 1630 गांव ऐसे सिलेक्ट हुए थे जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक नहीं पाई गई थी। भारत सरकार ऐसे गांवों को जोड़ना चाह रही है, यहां बीएसएनएल को काम दिया है, और 500 दिन का टाइम इसके लिए रखा है। बीएसएनएल के जो हिमाचल का विंग है उनके मुताबिक 400 साइट क्लियर हो चुकी हैं जहां पे ये स्थापित होना है, और जो बाकी 400 साइट्स हैं उनको अभी जो है सिलेक्शन होना है कि वो कहाँ इनके लिए काम किया जाए। तो ये दूसरी बात है। इसके बाद नगर निगम के लिए चुनाव के लिए जो कोर्ट ऑर्डर आया है वो भी आपको बता दें। हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया है, और इसमें ये कहा गया है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पिछली बार फैसला दिया था, क्योंकि पांच वार्डों के पुनर्सीमांकन का ये मसला है जहां फंसा हुआ है। आज जो चीफ जस्टिस तो नहीं, लेकिन न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा, इनकी खंडपीठ ने ये डिसीजन आज किया है कि जो दोबारा फैसला ले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्होंने कहा कि डीसी शिमला ने पुनर्सीमांकन के आदेशों को फिर से सही ठहरा दिया, जो हैरानी करने वाला है, जिनको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आज कोर्ट ने कहा कि 3 जून को जो खारिज कर दिए थे हाई कोर्ट ने आदेश, वही आदेश डीसी शिमला ने 24 जून को दोबारा से कर दिए, जो हैरान करने वाली बात है। इसलिए इनको तथ्यों को देखते हुए दोबारा से इसके बारे में डिसीजन करना चाहिए। स्कूलों में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता जो अंडर 19 बॉयज का टूर्नामेंट था, उसके शेड्यूल में बदलाव हुआ है। 10 अक्टूबर से ये शुरू हो रहा था, अब क्योंकि 13 अक्टूबर को बीच में करवा चौथ आ रही थी, तो इसीलिए 9 से 12 अक्टूबर तक ये होगा, इसलिए शेड्यूल चेंज किया गया है इसका। और इस शेड्यूल के साथ अगली बात बागवानी नीति की कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में पहली बार, आप देख 75 साल के बाद पहली बार बागवानी नीति बन रही है। जबकि सेब के उत्पादन में हिमाचल का बहुत अच्छा काम है, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हम सेब के उत्पादन में जाने जाते हैं।
हिमाचल में जितना टोटल जो कुल फल उत्पादन है उसका 85% सेब है। जो कुल फल उत्पादन का एरिया है उसका 49% भी सेब है। तो अभी तक जो 1,14,646 हेक्टेयर में सेब उत्पादन हो रहा है, जबकि जो अन्य फल हैं वो 27,870 हेक्टेयर में है। तो ये डिफरेंस इसमें था। इसके बावजूद जो हॉर्टिकल्चर पॉलिसी हमारे पास नहीं थी, अब बागवानी विभाग ने हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर पॉलिसी 2022 बनाई है और उसको फाइनेंस की कंकरेंस के लिए भेज दिया है। फाइनेंस जब परमिशन दे देगा तो उसके बाद आगे फिर इस पर काम होगा और वो कैबिनेट में आएगी, कैबिनेट से अप्रूवल के बाद लागू हो जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो बागवानी विभाग का सालाना बजट राज्य सरकार का 540 करोड़ है। इससे काम होता नहीं, क्योंकि अभी भी 1300 करोड़ का एक एचपी शिवा प्रोजेक्ट में जो एडीबी से नया मिला है, तो उसमें अब 7 जिलों में काम हो रहा है, जहां पे 4-5 फल हैं, जिसमें अमरूद, लीची है और अनार है और सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो उनके लिए काम हो रहा है 7 जिलों में, जहां अब पहले 200 हेक्टेयर में 17 क्लस्टर काम कर रहे थे, वो 6000 हेक्टेयर तक अब बढ़ा दिया गया है। नई पॉलिसी का मुख्य मकसद यह है कि एक वृहद अप्रोच हो सेब से फल राज्य के तौर पर। अभी हम सेब राज्य के तौर पर जाने जाते हैं, उसके बाद फल राज्य में शिफ्ट होना है। सेब के उत्पादन में पिछले कुछ सालों में जो फ्लक्चुएशन बहुत आई है, बहुत नीचे और ऊपर जा रहा है आंकड़ा, और इसीलिए भी अन्य फलों पे ध्यान देने की ज़रूरत है और इसी कारण अब ये पॉलिसी बनाई गई है। लेकिन इस पॉलिसी का सबसे बड़ा ऐलान क्या है, वो ये है कि अब बागवानी के लिए सोलर फेंसिंग 100% सब्सिडाइज्ड होगी। यानी कि अगर आपने बागवानी करनी है, अगर जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, तो उस पॉलिसी में फिर जो सोलर फेंसिंग है वो फ्री लगेगी। यानी कि राज्य सरकार फ्री ये सोलर फेंसिंग लगाएगी। जिसने भी अभी एचपी शिवा में फेंसिंग लग रही है, लेकिन इसमें 20% कॉस्ट किसान को जाती है और 80% कॉस्ट जो है वो सरकार वहन करती है। और ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर है, यानी कि जो क्लस्टर बनता है वो कम्युनिटी का है, इंडिविजुअल नहीं होता। तो ये जो पॉलिसी है, ये जब फाइनेंस से होके आ जाएगी तो उसके बाद इसमें देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें ली जाती है, कौन कौन सी चीज़ें अप्रूव हो जाती हैं और किन किन चीज़ों पर इसमें फिर सहमति बनती है। लेकिन अभी तक जो सबसे बड़ी बात यही है कि सोलर फेंसिंग, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था इससे पहले, तो इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार को हिमाचल ये कन्विंस करवाने में सफल हो गया कि एचपी शिवा में हम कामयाब इसलिए हुए क्योंकि मैदानी जिलों में, लोअर हिमाचल में आवारा पशुओं की बहुत दिक्कत है और वहां दूसरी बागवानी नहीं हो सकती जब तक कि फेंसिंग ना की जाए। और फेंसिंग भी करंट वाली चाहिए ताकि पशु एक बार जाए तो वहां दोबारा नहीं आए, उसको हल्का करंट लगे, और वो करंट सोलर फेंसिंग से अभी अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात इसमें है। प्रेजेंटली जो 2,35,000 हेक्टेयर में फल उत्पादन हो रहा है और फलों का उत्पादन हिमाचल में 6,50,000 टन है, इसको इंप्रूव करना है और इसीलिए ये पॉलिसी लाई जा रही है। मोबाइल वैन से डॉक्टर जो हैं वो भड़क गए हैं। बेसिकली हिमाचल सरकार ने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की तरह एक मोबाइल हेल्थ जो एम्बुलेंस सेवा है उसको शुरू करने का, जिसमें डॉक्टर भी होगा, उसके लिए अब ड्यूटियां लग रही होंगी, उस पर ये डॉक्टर भड़क गए हैं। चिकित्सक अधिकारी संघ ने कहा है कि जो डॉक्टर को उस एम्बुलेंस में लगाना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान है, वही डॉक्टर होना चाहिए और एम्बुलेंस में सभी तरह के मेडिकल टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी, तो वहाँ डॉक्टर वेस्ट हो जाएगा। एक और टेक्निकल सब पॉइंट ये उठाया गया है कि हर जगह ब्लड टेस्ट करने से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं उनका भी उल्लंघन होगा। हालांकि मुझे लगता है उतनी सारी प्रॉब्लम इसमें नहीं है और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक से लोगों को गांव में फायदा होगा, घर द्वार पे सुविधा मिलेगी। इसीलिए राज्य सरकार को इस ऑब्जेक्शन को एक तरह से देख लेना चाहिए पहले कि ये सही में है भी कि नहीं। अगली बात करें वो है पीएम रैली को लेकर मौसम की मार की। अब आप देखिए कि कल प्रधानमंत्री की रैली मंडी में है, कल आने वाले हैं और जो युवा गर्जना रैली इसको नाम दिया गया है। युवा मोर्चा ने 1 लाख युवाओं को लाने का लक्ष्य रखा है। आज से ही वहां लोगों का आना शुरू हो गया है। लेकिन इस रैली में 2.5 घंटे प्रधानमंत्री का स्टे तो जरूर रखा गया है, लेकिन जो पंडाल नहीं लगाया गया है। पिछली बार जब रैली हुई थी तो उसको कवर किया गया था और अलग अलग सेगमेंट इसके बनाए गए थे। इस बार स्टेज पीएम का लगा है, आगे पंडाल खाली है। अगर बारिश हुई, जिस तरह के अगले 2 दिन का अलर्ट घोषित है, तो बारिश हुई तो फिर सारी इन चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा और यही सबसे बड़ा खतरा कल है। अगर ये बारिश के बजाय अगर सारी चीज़ें ठीक रहीं तो फिर दूसरी नज़र ये होगी कि कितने लोगों को इकट्ठा वहाँ लोग कर पाए हैं, पार्टी कर पाई है, सरकार कर पाई है।
इस रैली में एक और बात यह देखनी होगी, प्रधानमंत्री का जनरली ये ट्रेंड रहा है कि वो इस तरह की जनसभाओं में नया ऐलान नहीं करते, और बाद में हालांकि राज्यों को बड़ी सारी चीजें मिली भी हैं, उसमें मेडिकल डिवाइस पार्क है, बल्क ड्रग पार्क है, और साथ में हाटी वाला मामला भी अभी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास चीजें गिनाने को नहीं है, लेकिन वो घोषणा नहीं करते। और इस बार क्योंकि जो रैली है, बीजेपी खुद कह चुकी है कि ये भाजपा का जो चुनाव अभियान है उसकी लॉन्चिंग है इस मंडी की रैली से, तो क्या प्रधानमंत्री यहां पर वो करेंगे, कुछ नई बात ऐसी कहेंगे, कैसे युवाओं को अगले विधानसभा चुनाव जो बीजेपी का कैडर होगा उसको कनेक्ट करेंगे, लोगों के लिए क्या कोई नई घोषणा करेंगे, क्योंकि मंडी में वो बार बार आते रहे हैं, इस बार भी इस सरकार में ही 5वीं रैली है, और हर बार लोग जो सुनते हैं कि सेपो बड़ी और जो बदाना और इस तरह की बात कर ली, लेकिन इस बार नया क्या होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि मौसम कितना सपोर्ट करेगा, ये भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन इस रैली से पहले कांग्रेस अचानक हमलावर हो गई है। आज कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने जो दिल्ली में प्रेस वार्ता करके प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे, और इस रैली से रिलेटेड ही, हिमाचल से रिलेटेड ही पूछे, और हिमाचल से रिलेटेड जो ये मामले पूछे, तो उसमें एक बात जो नई थी वो ये थी कि जो पीएम की रैली का हिसाब चुनाव आयोग ले, क्योंकि ये सरकारी खर्चे पे चुनाव की रैली हो रही है, ये डिमांड उन्होंने की। और साथ में ये कहा कि सरकारी सेवा में 68,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और 5 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, युवा, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। उनके साथ कुलदीप राठौर थे। कुलदीप राठौर ने उनकी एक रैली की क्लिप भी चलाई और ये पूछा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो सॉफ्ट ड्रिंक हैं उनमें अगर 5 से 10% अगर फ्रूट जूस मिला दिया जाए, जो हिमाचल में फ्रूट्स होते हैं, तो उसका कितना फायदा होगा। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री भूल गए और ऐसा कुछ नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री, ये रेणुका आ गए थे, इन्होंने वहां रैली की। वहां नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के सिरमौर के बार बार दौरों पे सवाल उठाया और ये भी कहा कि सिरमौर उनका साथ नहीं देगा, और प्रधानमंत्री की रैली में जो जबरदस्ती लोगों को सरकारी अफसरों की ड्यूटी लगा के लाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए। लेकिन ये कांग्रेस अचानक हमलावर हुई है जब से दिल्ली में जो बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की हुई। हालांकि उस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी जितने मेंबर थे आपस में बहस की, क्योंकि जब टिकट की बात होगी तो नेचुरली चीजें इधर उधर होती हैं, लेकिन वो बंद कमरे की बातें हैं। बाहर कांग्रेस को एकजुट होकर शो करना है और एकजुट होकर लोगों के बीच जाना है। अगर इस जाने में कामयाब होते हैं तभी चुनाव में कंटेस्ट बनेगा और लोगों की भी नजर उसी तरह से कांग्रेस पर रहेगी। जहां तक बात चुनाव आयोग से डीसी की शिकायत की बात है, तो उसमें ना सिर्फ शिकायत बल्कि और चीजें भी बहुत हैं। कांग्रेस ने पहले तो जो ये चुनाव आयोग के साथ आज बैठक थी, उसमें जो कई सारी चीजें अलग अलग रखी हैं और इनको हम आपको एक एक करके बताते हैं। बीजेपी ने भी बात कही, कांग्रेस ने भी बात कही। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी ने जो बात इनके सामने रखी है आज चुनाव आयोग में, उसमें जो बीजेपी की तरफ से जो शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज वो भी गए थे, और सुरेश भारद्वाज ने इसमें ऐसी बातें की हैं जो अभी पहले से नई हैं। और नई इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि जो चुनाव के पीरियड के दौरान जो होर्डिंग सरकारी स्कीमों के लगे हुए होते हैं उनको ना हटाया जाए, ना फाड़ा जाए। उसकी वजह यह है कि पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि जिनमें नेताओं के फोटो हैं उनको बेशक हटा दें, लेकिन जिनमें सिर्फ स्कीम है, जैसे हिम केयर योजना है, आयुष्मान योजना है मान लीजिए, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, तो उस होर्डिंग को रहने दिया जाए। वो कहां अपना कार्ड बना सकते हैं उसकी सूचना होती है। जैसे ही होर्डिंग हटाते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, सरकारी विभाग भी कार्ड बनाना भी बंद कर देते हैं और लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। तो इसीलिए ये बात रखी। तो उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि इसको लेकर सुझाव आपका अच्छा है, लेकिन ओवरऑल नेशनल पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा और फिर दिल्ली से ही इसमें फैसला होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो चुनाव खर्च की सीमा है प्रति सीट 40 लाख, उसको बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि उससे पारदर्शिता आएगी। ये भी उन्होंने नोट कर लिया। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो हेट स्पीच है चुनाव के दौरान, या जो झूठे आरोप लगाए जाते हैं, या फिर जो किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की बात की जाती है, तो उसको इमीडिएटली ब्लॉक करना, उसको टर्न डाउन करना, उसको डिलीट करवाना, इसको लेकर चुनाव आयोग को अपनी मशीनरी को ज़्यादा एक्टिवेट करना चाहिए इस इलेक्शन में। क्योंकि पुलिस कहे तो फिर सोशल मीडिया हैंडलर जो हैं, जो प्लेटफॉर्म है, वो इमीडिएट कार्रवाई नहीं करते जब तक चुनाव आयोग ना कहे। तो ये भी उन्होंने अपना
कंसर्न व्यक्त किया। जहां तक बात कांग्रेस की है, कांग्रेस ने कहा कि चुनाव जो है वो नवंबर में ही करवाए जाएं, क्योंकि 15 नवंबर के बाद आपको पता है हिमाचल में जो एक बर्फबारी का एक रिस्क रहता है वो रहता है। और दूसरी बात उन्होंने कही एक कि जो किन्नौर के डीसी हैं उनकी शिकायत की, क्योंकि ये एक तरफा काम कर रहे हैं। वैसे ये नई बात नहीं है, किन्नौर के जो विधायक हैं जगत सिंह नेगी वो विधानसभा में भी कई बार बात कर चुके हैं, और कई मसले उनके जो हैं वो पर्सनल भी हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि जिसमें डीसी की गलती ना हो, वो बात भी वो उठा देते हैं। लेकिन आज क्योंकि ऑफिशियली एक बात वहाँ रखी है तो इसलिए जानकारी देना ज़रूरी है। वैसे डीसी एसपी के साथ भी अलग से चुनाव आयोग ने मीटिंग की और चुनाव संचालन की जो प्रेजेंटेशन है वो उसमें दी गई, और ग्राम सभाओं के लिए जो एजेंडा का शुभारंभ भी इसमें किया गया, वोटर साथी और जो प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ है वो भी साथ में होगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। चुनाव आयोग ने एक लक्ष्य रखा है कि इस चुनाव में मतदान ज़्यादा हो, और वो बात सही है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, हमें कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो एक वो बन जाता है, धारणा बन जाती है जितने जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो वोट नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक बात जो ये कही गई है कि जो 1 अक्टूबर तक जिनके 18 साल हो रहे हैं वो भी वोट बनवा सकते हैं, तो उनको अपना वोट बनाने के लिए आगे आना चाहिए। अगली अगर हम बात करें तो वो है अब जो 3 कैटेगरी के वेतन आयोग की, और फिर आउटसोर्स और 4 लेन मुआवजे की। आउटसोर्स और 4 लेन की बात कर लें पहले, क्योंकि बाकी हम फिर आगे बात करेंगे। आउटसोर्स को लेकर जो बात ये है उसमें तो मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है वो सुलझने वाली है, और बड़ी सारे पॉइंट्स पे बात बन गई है आज की बैठक में। दरअसल कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष जो हैं महेंद्र सिंह, 2 कमेटियां इनके पास अभी पेंडिंग है जिनकी सिफारिशें उन्होंने देनी है, एक आउटसोर्स और एक 4 लेन का मुआवजा। और जो आउटसोर्स में आज भी सेक्रेटरी लॉ भी थे, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, और मंत्री सुरेश भारद्वाज थे, सुखराम चौधरी आज नहीं थे। लेकिन 4 लेन की जो कमेटी है उसके जो 2 मंत्री हैं, राकेश पठानिया और गोविंद सिंह ठाकुर, वो भी थे। तो चारों मंत्रियों ने बैठ के डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, लॉ से कुछ 1-2 पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन मांगी है। 27 तारीख को फिर से बैठक होगी आउटसोर्स को लेकर, और 28 को कैबिनेट में इसको फिर कर देंगे। तो ये आज बात कही है, लेकिन करेंगे कैसे, कितना हो पाएगा, जॉब सिक्योरिटी हो पाएगी, फाइनेंशियल मसले क्या हैं, अभी हम एक एक पॉइंट पे आपको नहीं बता सकते। इतना जरूर बताएंगे कि कुछ ना कुछ राहत इसमें जरूर मिलने वाली है, क्योंकि आज हमने जब पूछा था सुरेश भारद्वाज से जो इस कमेटी के मेंबर हैं, क्योंकि एनटीटी की भर्ती भी आउटसोर्स पे हो रही है, तो इसका मतलब आउटसोर्स तो अब सिस्टम में रहने वाला है। तो क्या आउटसोर्स को रेगुलर कैसे करेंगे, मर्ज कैसे करेंगे, सिक्योरिटी कैसे देंगे, जॉब सिक्योरिटी रेगुलर करने की बात तो शायद नहीं है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी की बात है, और फाइनेंशियल मैटर्स की भी है। तो उन्होंने कहा कि जॉब सिक्योरिटी का रास्ता निकल गया है, जहां तक फाइनेंशियल मैटर है उसमें भी क्लियर हो गया है कि अगर कंपनियों को बीच में से निकाल दिया जाए, डायरेक्टली विभाग ही डील करे, तो भी फाइनेंशियल जो बर्डन है वो खत्म हो जाएगा, और हम सरकार के ऊपर बात नहीं आएगी। लेकिन सिफारिशों पर नजर है, और जब तक वो नहीं आती, क्योंकि बड़े वरिष्ठ मंत्री इसमें मेंबर हैं, महेंद्र सिंह भी, और वो पहले नहीं बताएंगे जब तक सिफारिशें फाइनल नहीं करेंगे, और वो डायरेक्टली अपनी सिफारिशें कैबिनेट में रखेंगे, तो उसका इंतजार करना चाहिए। 4 लेन पे जरूर एक रिस्क है, क्योंकि जिस फॉर्मेट पे कैबिनेट सब कमेटी सोच रही है उससे शायद कहीं लीगल कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। पहली बात तो ये कि क्या हम 4 गुना मुआवजा दे पाएंगे, और देना भी पड़ेगा बैकडेट से। इसकी एक तो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, दूसरा जो राज्य सरकार की अपनी लैंड एक्विजिशन है, जैसे कि मान लीजिए हमने कल को वहाँ अभी प्रोसेस शुरू करना है एयरपोर्ट को लेकर, मंडी वाले के लेकर, तो कैसे करेंगे? कल को बिल्डिंग के लिए होता है, सड़क के लिए होता है, रेलवे लाइनों के लिए होता है, तो इसके लंबे इफेक्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा जैसा कि बीच में सोचा जा रहा था कैबिनेट सब कमेटी के कुछ मेंबर्स के द्वारा भी, कि ऑप्शन दे देंगे और फिर 4 गुना कुछ सेलेक्टिव एरिया में देंगे, बाकी जगह 2 गुना ही रखेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी एक्ट में डिफाइंड है रूरल एरिया और अर्बन एरिया, दोनों के सर्कल रेट डिफरेंट हैं। इसीलिए कैबिनेट्स को भी जो सिफारिश जो मर्जी आए, लेकिन कैबिनेट को एकमात्र फॉर्मूला ही इसमें लगाना पड़ेगा, सेलेक्टिव एरिया के हिसाब से नहीं कर सकते, वो बैकफायर करेगा। और सरकार भी नहीं चाहेगी कि ऐन मौके पर, क्योंकि 5 साल बीत गए इन सिफारिशों को फाइनल होने में, पिछली बार कांग्रेस ने ही ऐसा किया, अब बीजेपी में भी ऐसा ही हुआ, और अब भी अगर इसको कोई ट्रिक इसमें बीच में लगाया जाएगा तो मुझे लगता है फायदे के बजाय नुकसान होगा। और यही वजह है कि सिफारिशें फाइनल करने से पहले इस पर एक बार गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जहां तक बात 3 कैटेगरी के वेतन आयोग की है और ओल्ड पेंशन पे कोर्ट का ऑर्डर है, पहले ओल्ड पेंशन के कोर्ट ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर बाकी मामलों को एक एक करके लेंगे। ओल्ड पेंशन को लेकर कोर्ट में जो आज मामला था उसकी अगर हम बात करें
तो ये मामला बेसिकली पुराने उन केसेस का है जो अपनी रेगुलराइजेशन बैक डेट से कराने को लेकर कंटेस्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट में ये पुरानी पेंशन और 8 साल की दिहाड़ीदार सेवा पूरी करने के बाद रेगुलराइजेशन की मांग को लेकर ये याचिकाएं हैं। बहुत सारी याचिकाएं एक साथ हैं। 26 सितंबर को अब इसमें सुनवाई तय हुई है। इन याचिकाओं में कर्मचारियों ने ये कहा है कि उनकी रेगुलराइजेशन पहले की है, इसलिए वो ओल्ड पेंशन के दायरे में आते हैं जो सरकार नहीं दे रही। जबकि राज्य सरकार इसमें कंटेस्ट कर रही है कि इन्होंने अपना हक मांगने में देरी की है, जो एक बीच में जो एक विंडो होती है उसको चैलेंज करने की, वो पूरी नहीं हुई। वो उसके बाहर के पिटिशंस हैं। पहले ये ट्रिब्यूनल में गए, फिर कोर्ट में आए हैं, और उसके बाद ये जो ट्रिब्यूनल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक वो इन मामलों में देरी के बाद दाखिल नहीं कर सकते थे, ऐसा सरकार ने कंटेस्ट किया है। लेकिन ये कितना बचता है, अपहोल्ड होता है कि नहीं, वो बाद की बात है। और इससे पहले हिमाचल में हाई कोर्ट के ऑर्डर से बहुत सारे कर्मचारी न्यू पेंशन से ओल्ड पेंशन में शिफ्ट हुए हैं, और ये उसी तरह का क्लेम ये कर्मचारी कर रहे हैं। अब 26 सितंबर को देखेंगे कि इसमें कितने लोगों को राहत मिलती है और कितने लोगों को इसमें एक तरह से ये मामले इनके सॉर्ट आउट होते हैं। अब बात करते हैं जो मामला पे रिवीजन रिव्यू का है, एरियर का फॉर्मूला है, और फिर 3 कैटेगरी जो वेतन आयोग की हैं उनकी, क्योंकि ये तीनों मामले इंटर रिलेटेड हैं। और इससे पहले एनटीटी के आंगनबाड़ी कोटा की बात कर लें, क्योंकि एनटीटी में भी 2-3 चीजें नई आज हैं। दरअसल कैबिनेट ने फैसला ले लिया था पिछले कल, और उसके बाद अब ये फाइल वापस आनी है। मुझे लगता है सोमवार तक ये फाइल वापस आएगी, सोमवार या मंगलवार को, और उसके बाद एलिमेंट्री एजुकेशन में जाएगी। फिर वो चिट्ठी जारी करेंगे, और जो चिट्ठी जारी होगी ये होगी इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, फिर वहां से भर्तियां शुरू होंगी। लेकिन भर्ती की प्रक्रिया आज हमने सेक्रेटरी एजुकेशन से भी बात की थी, और साथ में जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मंत्री हैं डॉक्टर रामलाल मार्कंडे, उनसे भी बात की थी। मकसद यह है कि कैबिनेट में डिस्कस क्या हुआ था, और दूसरा मकसद यह है कि इन भर्तियों को लेकर जो जिस एजेंसी को, अब सरकारी एजेंसी को भर्ती दी गई है, क्या वो चुनाव घोषणा से पहले ये भर्ती प्रोसेस शुरू कर पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले तो बात यह कि एनटीटी की भर्ती में अब आंगनबाड़ी का कोटा नहीं है, जैसा पहले ड्राफ्ट में बनाया गया था जब राजीव शर्मा सेक्रेटरी थे। और उनकी एक बैठक डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट के साथ हो गई थी, जिसमें राखिल कालना उस वक्त डायरेक्टर थी महिला एवं बाल विकास विभाग में। और उसमें यह कहा गया था कि जो कोटा है 30% सीटें जो हैं वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को दी जाएंगी सर्टन एलिजिबिलिटी के साथ, और बाकी जो हैं वो डायरेक्ट में जाएंगी, जिसमें एनटीटी, डीईसी और डीएलएड साथ में थे। अब इस पूरे फॉर्मेट को बदल दिया गया है। कैबिनेट ने बेसिकली इसको, स्कीम का नाम आपको पता है पहले ही अलग दिया था, हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्यूटर स्कीम 2022। मतलब ये हुआ कि सेक्रेटरी एजुकेशन ने आज ये बताया कि जितने लोग जो एलिजिबल हैं एनसीटी के नॉर्म्स के मुताबिक, वही हमने इसमें एलिजिबल रखे हैं, सिवाय एक चीज के कि 1 साल का एनटीटी का जो डिप्लोमा, उसको भी एलिजिबल कर दिया है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन ब्रिज कोर्स करने के लिए जो 1 साल वाले डिप्लोमा वाले हैं उनको अभी भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वजह यह है कि ब्रिज कोर्स के लिए एनसीटी से छूट मांगने के लिए राज्य सरकार ने पत्र लिखा है दिल्ली को। उस पत्र का रिप्लाई आएगा, और उसके बाद 1 साल वाले डिप्लोमा वाले लोगों पर फिर अगली प्रोसेस शुरू होगा। तो ये तो हो गई 1 साल पे बात। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट भर्ती शुरू हो जाएगी, 2 साल वालों की इमीडिएट शुरू हो जाएगी। अगली बात इसमें यह है कि आंगनबाड़ी के लिए अब कोटा नहीं है, जैसा कि पहले बात थी कि 30% कोटा है। अब यह किया गया है इसमें कि जो आंगनबाड़ी हैं, जो अभी पोस्ट अप्रूव हुई हैं, जो रखी गई हैं इस जोन में, वो 4787 हैं, 4787 पोस्टें रखी गई हैं। इन पोस्टों को क्रिएट करने की अभी सैंक्शन अलग से आनी है फाइनेंस से, वो कैबिनेट ने बोला है डिपार्टमेंट को कि फाइनेंस से लें। लेकिन दूसरी चीज इसमें यह है कि जिनके पास अभी एलिजिबिलिटी 2 साल के हिसाब से होगी, उनकी भर्ती पहले हो जाएगी, बाकी प्रोसेस आगे चलता रहेगा। लेकिन सभी 4787 पोस्ट जो हैं वो इसी सीधी भर्ती से आउटसोर्स के जरिए भरी जाएंगी। आंगनबाड़ी को इसमें कोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्रेटरी ने बताया कि ये वो लोकेशंस हैं टोटल जिनमें आंगनबाड़ी नजदीक नहीं है, जहां स्टैंड अलोन आंगनबाड़ी केंद्र है, या जहां पर आंगनबाड़ी और स्कूल जो है वो कोलोकेटेड है, वहां पर सिर्फ आंगनबाड़ी वर्कर को ही ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और वही प्री नर्सरी के कंसेप्ट को देखेगी। हालांकि उनको अलग से कोई इंसेंटिव देंगे या नहीं देंगे ये अभी तय नहीं हुआ है। तो एक तरह से कोटा नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी को काम मिल रहा है।
एक तरह से कोटा है नहीं और आंगनबाड़ी इससे बंद भी नहीं होगा, तो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। लेकिन जो पहले ड्राफ्ट में कोटा जैसी बात थी, कोटा इसमें नहीं है, ये बात आप क्लियर रखें। तो ये हो गई आंगनबाड़ी भर्ती की बात। जहां तक बात है भर्ती कब शुरू होगी, अब आज हमने जब इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जो मंत्री हैं आईटी मिनिस्टर रामलाल मार्कंडे, उनसे पूछा, क्योंकि वो कैबिनेट में थे जिस दिन ये डिसीजन हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि अगर उनको चिट्ठी आज मिल जाए तो वो हफ्ते भर में भी भर्ती कर देंगे, क्योंकि अभी 800 के आसपास जिनका 2 साल का डिप्लोमा है और जिनके सिर्फ 3 इंस्टीट्यूशन जो उस वक्त एलिजिबल थे ये कोर्स करवाने के, जिनकी एफिलिएशन थी, उनके जो लोग हैं 800 के आसपास, वो अभी अवेलेबल हमारे पास लिस्ट है और उनकी नियुक्तियां इमीडिएट 1 हफ्ते के अंदर भी हम कर सकते हैं अगर राज्य सरकार जो डिपार्टमेंट है वहां से चिट्ठी आ जाए। तो ये एक अलग ही लेवल का जो सूचना थी और इसीलिए हमें लगा कि ये आपके साथ साझा होनी चाहिए और इसीलिए इसकी जानकारी हमने आपको दी। तो ये मामले हैं एनटीटी की भर्ती के, जिसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको अभी बाकी जब फाइल आएगी और कन्वे होगी आगे तो उसके साथ पता लगेगा। अब बात करते हैं पेयर विजन के रिव्यू और एरियर के फॉर्मूला पर। पेयर विजन की 6 सितंबर 2022 की नोटिफिकेशन, जिसमें 89 कैटेगरी को ऐड किया गया था, जिनकी फिक्सेशन सभी डीडीओज ने अपने अपने हिसाब से अभी की होंगी। 1 तारीख को जब सैलरी मिलेगी तो पता लग जाएगा कि लोगों को कितना उसमें बेनिफिट हुआ है या कितनी उसमें छूट गए हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे डीडीओ उसमें कंफ्यूज थे। कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि जो कुछ लोगों को मैसेज भेजे गए उन मैसेजेस में ये कहा गया था कि जो 3 जनवरी 2022 के बाद जो रेगुलर हुए हैं सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करें, जबकि जो नोटिफिकेशन है वो ये कह रही है कि जो 3 जनवरी 2022 तक इन पोजीशन है वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो उसमें जो पहले जो रेगुलर पहले भी हो गए थे वो भी उसमें कैटेगरी में आते हैं। लेकिन चलिए ये मसले तो हैं आगे एक तरह से डिस्कशन के, और वो डिस्कशन आगे होती रहती हैं। लेकिन ये मामला सारा डिस्कस करने से पहले, क्योंकि इसमें 3-4 इश्यूज एक साथ हैं और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके मामले अब 28 सितंबर की जो कैबिनेट है उसमें जाने वाले हैं, उससे पहले एक आग्रह मैं आपसे करूंगा अपने रीडर से जो अभी तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और ये आग्रह इसलिए क्योंकि कोविड के बाद, पोस्ट कोविड जब हम चीज़ों को नॉर्मल कर रहे हैं, तो जो न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशन है वो भी एक बड़ा एक मसला रहता है। आप इस लाइव में एक फ्रेम देख रहे हैं जो सिर्फ जो केवल सर्कुलेशन से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए जो इस फ्रेम को अब मतलब नहीं समझ पाए होंगे। दरअसल दिव्य हिमाचल के पास, अभी आपके पास दिव्य हिमाचल कैसे पहुंचे, इसके 2 माध्यम हैं। एक माध्यम वो है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर हमारे कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के मसले हम बहुत गंभीरता से और बहुत सीरियसनेस से फॉलो करते हैं, उनको आगे उठाते भी हैं, और वैसे ही हमारे रीडर भी हैं। आप तक दिव्य हिमाचल टाइम से पहुंचे, इसके 2 माध्यम हैं। एक माध्यम है कि आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लें और वो उसमें 1 महीने के 45 या 44 रुपीज़ लगते हैं। उसमें आपको आपके जिला का जो एडिशन है वो उसमें मिल जाएगा, और अगर आप वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो रात को 2 बजे आपको अखबार मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉपी लेनी है, बेसिकली कोविड के बाद एक हैबिट हर घर में ये होनी चाहिए कि उनको, अब बच्चों को, जो आपके पास बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं आपके घर में, बुजुर्गों को तो पहले ही हैबिट होती है, लेकिन बच्चों को भी रीडिंग की हैबिट जरूर डालनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आप कॉपी लगाते हैं तो इसमें फ़ोन नंबर भी है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपना एड्रेस कि आपको कॉपी चाहिए दिव्य हिमाचल की, हम आपके साथ खुद कांटेक्ट करेंगे। और अभी क्योंकि एक स्कीम लॉन्च हुई है, अगर आप अभी दिव्य हिमाचल की कॉपी लगाते हैं तो इसमें कूपन छप के आएंगे। जो पुराने पाठक हैं हमारे, वो उनको पता है कि ये स्कीम क्या होती है। हर महीने 1 लखपति ड्रॉ निकलता था, उसमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता था चेक के माध्यम से, और यही स्कीम दोबारा से शुरू हो गई है। और इसीलिए अगर अभी कॉपी आप लगाते हैं या आपके पास ऑलरेडी कॉपी लगी हुई है तो उसको ध्यान से देखें। जिस दिन कूपन आएगा आपको वो काट के रखना है, फिर वो कूपन का फॉर्म आएगा, उसमें लगा के वापस भेजना है, और वो ड्रॉ के जरिए फिर 1 लाख रुपए का प्राइज आएगा। बाकी प्राइज लिस्ट आपको फ्रेम में है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है जिसने लगवाना है। तो इसके बाद अब जो पेयर विजन की बात है, जब 6 सितंबर 2022 को जो री नोटिफिकेशन एक तरह से हुई, उस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे कर्मचारी वर्गों ने उसको एजिटेट किया और फिर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने दोबारा से ज्ञापन लिए। 40 के आसपास इनको ज्ञापन मिले थे, कुछ इन्होंने स्क्रूटनी कर दी। उसके बाद महासंघ ने, जो महासंघ के अध्यक्ष हैं अश्विनी ठाकुर, इन्होंने स्क्रूटनी के बाद वो मैटर हैं वो सेक्रेटरी फाइनेंस प्रबोध सक्सेना को दे दिए हैं। फाइल फाइनेंस में पहुंच गई है। अब वो री रिवीजन उसका फिर से चल रहा है, जिसको आप रिव्यू भी कह सकते हैं।
और इस रिव्यू के बाद कितने मैटर निकलेंगे और वो सारी चीज़ें वो 28 की कैबिनेट से पहले कुछ क्लैरिटी इसमें हो जाएगी कि क्या कोई करेक्शन होगी या नहीं होगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि करेक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन पहला अपडेट ये है जो लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात है एरियर के फॉर्मूला की। एरियर को लेकर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया डीडीओ फिक्सेशन को लेकर कंफ्यूज थे, खासकर 89 कैटेगरीज में, क्योंकि डेट का कंफ्यूजन एक हो गया था। एरियर को लेकर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एनआईसी ने एक एरियर कैलकुलेशन मॉड्यूल बना दिया है, और जो भी डीडीओ हैं उनको अपनी जो ये वेरीफाई फिक्सेशन एंड एरियर, ये एक जो अपने लॉगिन के जरिए वो ऑपरेट करते हैं ट्रेजरी को, उसमें ये ऑप्शन आपको आएगा। इसका एक ऑर्डर भी 23 सितंबर को जारी हुआ है, तो वो भी आज के दिन का ही ऑर्डर है, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये इसलिए किया गया है ताकि एरियर की कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। ग्रुप ए बी सी में 50,000 है, डी में 60,000 तक मैक्सिमम लिमिट है, और पेंशनरों के लिए भी यही व्यवस्था है, मैक्सिमम सीलिंग 50,000 के हिसाब से। तो ये हो गई बात एरियर की। एरियर के बाद बात करेंगे कि आउटसोर्स और फोरलेन तो हो गया, लेकिन 3 कैटेगरी का वेतन आयोग जो अभी नहीं हुआ है। आज जो व्यूअर बाकी भी हमें कांटेक्ट कर रहे थे, बेसिकली जिला न्यायालय के जो कर्मचारी हैं उनकी फाइल अभी होम डिपार्टमेंट में ही है, तो वो अभी हुआ नहीं है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक दूसरी बात है वो है जो पशुपालन विभाग में डॉक्टर भर्ती हो रहे हैं, उनकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है, वो वहां से आएगी, तो उसके बाद अब ऑर्डर ही होने हैं नियुक्ति के, तो वो भी अभी इस हफ्ते होने वाले हैं अपॉइंटमेंट के ऑर्डर। तीसरी बात इसमें यह है, जिन 3 कैटेगरी के मामले अभी होने हैं वो हैं, एक तो जो कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी, और एक हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों के जो टीचिंग फैकल्टी है। दोनों का मामला नए पे कमीशन का फाइनेंस की एडवाइस चली गई है, अगली कैबिनेट में ये मामला आ जाएगा। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण है वो है कोर्ट के कर्मचारी। अगली कैबिनेट में भी आएगा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी होम में ही है, फाइनेंस में फाइल आई नहीं है, जैसे ही आएगी वो हो जाएगा। वैसे होना भी है क्योंकि इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर साथ में है, तो ये भी एक मैटर है। तो ये जो प्रमुख मसले आज के थे। कल प्रधानमंत्री मंडी में हैं और हिमाचल में हैं, और कल के दिन की एक्टिविटी मंडी में रहेगी, उसको भी हम लाइव के जरिए आपके साथ सुबह से जुड़ जाएंगे और दिखाते रहेंगे। और शाम तक जितनी भी दिन भर के अपडेट हैं वो भी आपके साथ उसी तरह से रहेंगे। तो ये अभी की जो खबरें हैं वो यही थी। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद।